गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 14 तारीख की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूंगा जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं और जो लगातार चैनल को देख रहे हैं। और आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि आपका करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, न छूटेगा। बस आप उसका डेली वन लाइनर और साथ में रिवीजन जरूर करिएगा, ये मेरी गारंटी है। और साथ में जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उस पर टेस्ट जरूर होंगे, उसको भी आप कंडक्ट करिएगा। चलिए आइए इसी के साथ पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर 29 बार चढ़कर अपने ही रिकॉर्ड को किसने तोड़ा? ए नवांग गोम्बू, बी अवतार सिंह चीमा, सी एडमंड हिलरी या कामी रीता। इसका सही उत्तर है कामी रीता शेरपा। ध्यान रखिएगा, डी है आंसर। वहीं नवांग गोम्बू जो कि दो बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को एक ही साल में 2 बार चढ़ के इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। वहीं एडमंड हिलरी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। नवांग गोम्बू 2 बार माउंट एवरेस्ट को पहाड़ चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। वहीं माउंट एवरेस्ट सतह से 8,849 मीटर है पृथ्वी के, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। वहीं K2 जिसकी लंबाई 8,611 है, ये भारत उपमहाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, जो कि बाल्टिस्तान और जिनजियांग प्रोविंस में है। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे इस पार्ट में ध्यान रखिए, K2 ये बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है इसमें आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वही है कंचनजंगा जो कि 8,586 जिसकी मीटर हाइट है, वो दुनिया का तीसरा और भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। क्वेश्चंस कई बार आया है और बच्चे कंफ्यूज होके K2 पे आंसर मार दे कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ध्यान रखना कंचनजंगा है, K2 नहीं है। इसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं K2 को, ये नहीं है। वहीं अगर हम विश्व के पर्वत श्रृंखलाएं देखें तो एंडीज 7,000 मीटर, द रॉकीज 4,830 मीटर, एटलस पर्वत 2,500 मीटर, अपलाशियन माउंटेन 2,414 मीटर। और मैं कहूं किस देश में है तो कैसे बताएंगे आप? एंडीज का ध्यान रखिए, द रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज पाए जाते हैं। एंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका में आपके एंडीज पाए जाते हैं। वहीं एटलस माउंटेन्स आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपलाशियन माउंटेन आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एंडीज माउंटेन आपके कहां पर है? साउथ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है, और ये आपका रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, आपको ध्यान। अपलाशियन माउंटेन्स ये देखिए कनाडिया के इस पार्ट में, कनाडा के। वही एल्प्स देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा एल्प्स माउंटेन कहां पर है, तो यूरोप में फ्रांस के पास, ये ध्यान रखिएगा। वही एटलस माउंटेन अफ्रीका, ये आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका से एटलस किसकी है? अफ्रीका की सबसे बड़ी एटलस है, इतना ध्यान रखना है। और रॉकीज को कैसे याद करेंगे? RNA, ध्यान रखना, RNA को याद रखेंगे, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और AS से आसा साउथ अमेरिका। ट्रैकेनबस फ्लैट आपका कहां पर है माउंटेन? ये अफ्रीका के नीचे यहाँ। वही हिंदू कुश हमारे भारत में, और यहाँ पर ये सारा हिमालयाज है, ध्यान रखना, सबसे लंबी चोटी हिमालयाज, ठीक है। कराकोरम है आपका, एटलस माउंटेन, अल्ताई माउंटेन सॉरी, ठीक है। उरल माउंटेन्स वही है जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में किसे PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको देख लीजिएगा ध्यान से मेरे दोस्तों। हेमंत खत्री, रतन टाटा, मुकेश अंबानी या गौतम अडानी? इसका सही उत्तर है हेमंत खत्री। दोस्तों हेमंत खत्री को इस अवार्ड से अभी नवाजा गया है, जो कि इसकी स्थापना किसने? हिंदुस्तान शिपयार्ड के ये डायरेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 21 जून 1941 को। इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। इसकी राष्ट्रीयता कब हुई थी? इसे होते हैं नेशनलाइज, तो राष्ट्रीयता इसी हुई थी 1961 में। और भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? कोची, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कुछ और हम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देख लेते हैं इंडिया के, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भारत के हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कांडला ध्यान रखिए गुजरात में है, बिल्कुल ध्यान से बस इंपॉर्टेंट करें। टोटल
टोटल हमारे देश में 13 मेजर पोर्ट्स हैं, बड़े पोर्ट्स, ठीक है, बंदरगाह, 13 बंदरगाह बड़े हैं, ठीक है, और छोटों की तो गिनती बहुत सारी है। 13 में से ध्यान रखिए, 6 6 6 इस साइड, 6 इस साइड, एक कहाँ है, एक है आपका अंडमान निकोबार जिसे कहते हैं पोर्ट ब्लेयर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। वही आप ये देखिए, इसे बोलते हैं आपका वेस्टर्न घाट्स, इसे ईस्टर्न घाट्स, और वही मेजर पोर्ट से देखिए, जैसे पारादीप, पारादीप का ध्यान रखना है, कहाँ है, उड़ीसा, कोलकाता, डायमंड हार्बर, इसे रिवराइन पोर्ट कहते हैं रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया। रिवराइन पोर्ट मतलब क्या होता है, जो रिवर पे हो और रिवर उसको मेन समुद्र से जोड़ती हो, जैसे यहाँ पे हुगली रिवर उसको क्या करती है, कोलकाता पोर्ट को, जिसे डायमंड हार्बर कहते हैं, ये समुद्र से उसको जोड़ती है, उसे बोलते हैं हुगली रिवर। तो रिवराइन पोर्ट यही है, रिवर का सहारा लिया, तकरीबन 200 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये। वहीं विशाखापट्टनम, ठीक है, एन्नोर पोर्ट आपका देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश। वहीं चेन्नई तमिलनाडु का बहुत इंपॉर्टेंट, तूतीकोरिन तमिलनाडु, तूती तमिल, चेन्नई तमिल, कोची केरला, आलापजो, ठीक है, वहीं मर्मागांव। अच्छा, मुंबई सबसे बड़ा कमर्शियल नेचुरल हार्बर, सबसे बड़ा अगर नेचुरल हार्बर मतलब प्राकृतिक की देन है, मुंबई सबसे बड़ा नेचुरल हार्बर है, जिसको नावाशेवा पोर्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पर है आपका, ये मुंबई में ही है, और ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, ध्यान रखिए, आर्टिफिशियल, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है। अब ध्यान रखिए, जवाहरलाल नेहरू आर्टिफिशियल आदमी थे, तो उसी तरह ये आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इसलिए बोला, जवाहरलाल नेहरू से हमारे देश के बहुत ही बहुचर्चित प्राइम मिनिस्टर एक में से, इसलिए बोला कि वो इंडियन आदमी थे जो कि सूट बूट में रहते थे, इसलिए इनको बोला आर्टिफिशियल। वही अगले प्रश्न की तरफ अगर चलते हैं तो देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस ने साइबर धोखेबाजों से निपटने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है, डॉट, एनआईए, रॉ या इंफोसिस। तो इसका सही आंसर है डॉट। रिसेंटली अभी डॉट से हाथ मिलाया है, जो कि दूर संचार विभाग का एक अभिन्न अंग है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के काम आती है, अंतर्गत काम करती है, ये ध्यान रखिएगा। इसको डॉट की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वही से गठन हुआ था 1985 में। मंत्रालय कौन से, संचार मंत्रालय, जो कि डायरेक्टली किसको देती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। वही एनआईए के बारे में जान लेते हैं, जो इलेक्टेड हेड होता है गृह मंत्रालय, कि आपके अमित शाह जी हैं इस टाइम, ध्यान रखिएगा, अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं। और इसका काम क्या होता है, काउंटर टेररिज्म को लड़ना, उसको खत्म करना, जितने भी आतंकी संगठन है उनके खिलाफ काम करता है भारत के अंदर। गठन 2009 में हुआ था। इसके निदेशक हैं सदानंद दाते, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है। वही राक अगर हम देख ले, ये भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है, जो कि आतंकवाद से निपटने के लिए मुकाबला करती है। इसका गठन हुआ था 1968 में। इसके मंत्री सीधा प्रधानमंत्री के जिम्मेदार होते हैं, ध्यान रखिए, जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रधानमंत्री की। वही इसके निदेशक कौन है, डायरेक्टर, इसका डायरेक्टर है आईपीएस रवि सिन्हा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके हेड कौन है, अब किसके अंदर काम करता है। वही अगले प्रश्न की तरफ आप चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भिलाई 15 मेगावाट फ्लोटिंग और संयंत्र स्थापित करेगा, ए झारखंड, बी राजस्थान, सी उड़ीसा या डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है डी छत्तीसगढ़। रिसेंटली भिलाई ने बोला है कि छत्तीसगढ़ में ये अपना 15 मेगावाट फ्लोटिंग पार्क लगाएंगे, ठीक है। उसी के साथ ये जान लेते हैं कि जो आपका भिलाई है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है। इसकी पेरेंट कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये ध्यान रखिएगा। वही अगर हम बात करें कि भिलाई की स्थापना कब हुई थी, इस 1955 में हुई थी। इसका मूल प्राधिकरण किसका है, सेल, अभी मैंने आपको बताया। और इसके मुख्यमंत्री कौन है, विष्णुदेव साय, और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, इसको ध्यान रखना है आप। वही अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन विश्व प्रवासन रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट यूएनडीपी, बी वर्ल्ड बैंक या सी आईओएम या डी यूएनएचआरसी। उसका आपको सकता है सी आईओएम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंटरनेशनल एजेंसी है जो माइग्रेशन की रिपोर्ट हर दूसरे साल पब्लिश करती है। वही अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन आईओएम की स्थापना 1991 में हुई थी। वही इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। आप ये बताइए, स्विट्जरलैंड में और किस किस के मुख्यालय हैं, किस किस के
हेड ऑफिसर। वह ये हर दूसरे साल ये रिपोर्ट जारी करता है। वह 5 प्रेषक प्राप्त करता है। देश कौन कौन से? भारत, मेक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस। शीर्ष देश से देश में प्रवासन कौन से गलियारे में जाता है? भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा पहला स्थान, भारत से अमेरिका दूसरा स्थान, भारत से सऊदी अरब तीसरा स्थान। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस संगठन ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? यूनाइटेड नेशन, फीफा, यूनिसेफ या यूएनएचआरसी? इसका सही उत्तर है ए, संयुक्त राष्ट्र। ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र ने अभी 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित कर दिया है ताकि फुटबॉल को बढ़ावा मिल सके। वहीं आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। जाके वर्ल्ड वॉर जब हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ, तो विश्व में शांति स्थापित करना, पीस, सिक्योरिटी, इनको स्थापित करने के लिए 1945 में यूएन की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य हैं। वहीं फीफा के बारे में जाने तो 21 मई 1904 पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड। तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड याद रखना। फीफा के प्रेसिडेंट, ये कई बार प्रश्न आ चुका है, जियानी इन्फेंटिनो याद रखना, याद रहेगा। ठीक है, वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए यूएसए, बी इजराइल, सी मालडोवा या डी रशिया? इसका सही उत्तर है सी मालडोवा। अभी मालडोवा के साथ हाल ही में भारत ने यह हस्ताक्षर किए। ये है हमारा राजनयिक पासपोर्ट जो कि लाल कलर का दिखता है, और ये हल्का सा ब्लूइश कलर का, ये हमारा आमतौर पे जो लोगों को मिलता है वो पासपोर्ट है। वही मालदोवा के प्राइम मिनिस्टर के बारे में आते हैं, जिनका नाम है डोरिन ट्रेसियन। मालदोवा के जो कि प्रधानमंत्री है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, वही दूसरी तरफ जो हमारा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, इससे आप किसी भी देश में तकरीबन 99+ ये मुख्य देश, जिसमें अफगानिस्तान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ग्रीस, ईरान ये शामिल हैं, जिनमें आप तकरीबन 90 दिन तक रह सकते हो, 90 डेज बिना वीजा के। ये आपको ध्यान रखना है, बिना वीजा के 90 दिनों तक इन देशों में आप रह सकते हो। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का होने का ये इतने फायदे, लेकिन 90 दिन बाद आपको वहां का वीजा लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वहां से निष्कृत कर दिया जाएगा। वही मालडोवा की लोकेशन देख लेते हैं एक बार। तो मालडोवा की कैपिटल क्या है? चिसिनाउ। और ये कौन सी भाषा मेनली बोलते हैं? तो रोमानिया बोलते हैं। यहाँ की करेंसी ये लोग पाउंड या यूएस डॉलर यूज नहीं करते, इनकी खुद की करेंसी है। इसकी लोकेशन कहाँ है? ध्यान रखिए, यूक्रेन के बगल में, यूक्रेन के और रोमानिया के बगल में, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कावासाकी रोग क्या है? हाल ही में खबरों में देखा गया है। फंगल इन्फेक्शन है, हार्ट डिजीज है, ब्रेन डिसऑर्डर है या लंग इन्फेक्शन है? तो ये बी हार्ट डिजीज है, हृदय रोग है, जो कि खास तौर पर बच्चों में होता है, ये आपको ध्यान रखना। यह बच्चों में हृदय रोग है, जो महत्वपूर्ण कारण कोरोनरी धमनियों को लक्षित करता है, जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज होती है उनको कमजोर कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों को हृदय रोग होने लग जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक दुर्लभ बीमारी को परिभाषित करेगा। अगर हम कहेंगे एक प्रकार की दुर्लभ बीमारी है, वही विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है दुर्लभ बीमारी की परिभाषा जिसमें 1000 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को होने पर इसे दुर्लभ बीमारी कहा जाता है। वही टायरोसिनियम प्रकार क्या है? एक दुर्लभ ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। मतलब ये पिता से बच्चे में आता है और बच्चे से उसके बच्चे में। तो क्या है? ऑटोसोमल है। मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर मतलब आपको क्या है? मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर आपको किसी भी चीज को जैसे कि आपने कोई खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने कोई प्रोटीन इंटेक लिया या फिर आपने कैलोरीज ली, उस कैलोरीज को ब्रेक डाउन करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, इसको ये ध्यान रख ले, इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो भी आपने कैलोरीज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है तो मेटाबॉलिज्म हाई। जैसे आपने खाना खाया, पचने में बहुत टाइम लगता है, ये सब तो पाचन तंत्र होती है। वही मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ब्रेक डाउन नहीं कर पाता उस चीज को। वही गोचर रोग जिसे बोलते हैं, अंगे विशेष रूप से आपके पीला या यकृति में फैट पदार्थों का कारण बनता है। मतलब आपको पता है लीवर, आपके लीवर और स्प्लीन में ये क्या होता है? फैट बना देता है। लीवर और स्प्लीन फैट बनाता है जिससे खून बनना कम हो जाता है। खून बनना कम हो जाता है, यही कारण होता है इससे। ठीक है, जहां पर खून और आपको पूछा जाए खून कहाँ बनता है तो स्प्लीन और लीवर पर बनता है।
वही विल्सन रोग क्या होता है? शरीर में असामान्य तांबा संचय के कारण होता है। कॉपर इकट्ठा होने लग जाता है शरीर में, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। उसकी वजह से तो मस्तिष्क विकृति कारणियों को क्या मिलता है, इसमें आदमी का ब्रेन खराब होने लग जाता है, काम करना धीरे धीरे बंद होता है। वही लर्नक्स गेस्टार्ट सिंड्रोम, जो कि बचपन में मिर्गी का दौरा पड़ता है बच्चों को, उसकी ओर आता है। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम देखें तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए टीसीपी किसने लॉन्च किया है? ए थॉमस कुक इंडिया, बी पेटीएम इंडिया, सी फोन पे इंडिया या डी भीम यूपीआई। अगर आप ध्यान से देखिए टीसीपी थॉमस कुक पे, तो इसका आंसर है ए थॉमस कुक ने रिसेंटली इसे, थॉमस कुक जो कि फाइनेंशियल कंपनी है, ट्रेड कंपनी है, उसने इसे लॉन्च किया है। थॉमस कुक की स्थापना कब हुई थी? 1841 में लंदन यूके में। ठीक है, देशों ने यूपीआई को, अब किन किन देशों ने यूपीआई को अपनाया है ये भी जान लीजिए आप। जिसमें भूटान सबसे पहला देश है जिसने यूपीआई, नेपाल, फ्रांस, यूरोप में सिर्फ यही देश है, एक ही यूरोपियन कंट्री है जिसने अभी हाल ही फिलहाल में इसको अपनाया है। वहीं संयुक्त अरब अमेरिका, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशियस और रिसेंटली अभी नाइजीरिया ज्वाइन। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक उत्सर्जक कृषि खाद्य प्रणाली है? ए चाइना, बी ब्राजील, सी रशिया या डी इंडिया। इसका सही उत्तर ए चाइना। ध्यान रखिएगा, ए चाइना, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर इसके हम मेन पॉइंट्स पे जाएं तो शीर्ष 10 कृषि खाद्य प्रणाली कौन कौन से देश हैं? पहला चीन, ब्राजील, फिर रशिया, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य रूसी और पाकिस्तान और अर्जेंटीना है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बांगा है, जो कि इंडियन ओरिजिन है, भारत में पैदा हुए थे। 1944 ब्रिटेन वुड सिस्टम में आईएमएफ के साथ साथ वर्ल्ड बैंक को भी स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान देना है। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और IDA का समूह नाम है, सदस्य 189 देश है, ये आपको ध्यान रखना है।